सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक फंक्शन को देखते हैं जहां पर इस्माइल अपनी बीवी के साथ आया होता है और इस्माइल एक पुलिस वाला होता है। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से हाजी नाम का एक आदमी उतरता है और सब लोग उसको देखते रह जाते हैं क्योंकि हाजी एक बहुत बड़ा आदमी था और वो यहाँ पर दूल्हे को शुभकामनाएं देने आया था। तभी वहाँ पर एक औरत रोती हुई आती है और हाजी को गालियाँ देने लगती है और कहती है कि इसी की वजह से मेरा बेटा मारा गया था। यहाँ पर हमें हाजी की बैक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि हाजी हैदराबाद से मुंबई कुली बनकर आया था और हाजी ने यहाँ पर धीरे धीरे बोट से माल चुराना स्टार्ट कर दिया था और उसको देख दूसरे कुली भी उसके साथ जुड़ने लगे थे। हाजी ने सोने की स्मगलिंग भी स्टार्ट कर दी थी और वो हर चीज जो इलीगल है शराब ड्रग्स की मार्केटिंग करने लगा था और देखते ही देखते हाजी एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और अपनी एक गैंग बना लेता है। और सबको पता था कि हाजी इलीगल काम करता है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हाजी के सामने कुछ बोल सके। अब हम पठान को देखते हैं जो कि हाजी का राइट हैंड होता है और हाजी के सारे इलीगल काम शराब और ड्रग्स की स्मगलिंग पठान की देखरेख में ही होती है। पठान अफगानिस्तान से फरार होकर इंडिया आया था और पठान ने हाजी के साथ मिलकर पूरे मुंबई पर कंट्रोल कर लिया था। और कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक इंस्पेक्टर आता है और वो और कोई नहीं बल्कि इस्माइल होता है। इस्माइल हाजी के बार में जाता है और इस्माइल जैसे ही बार को सीज करने के लिए सोचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक इंस्पेक्टर पहले से ही मौजूद है और वो उस इंस्पेक्टर को अपने साथ खदेड़ता हुआ पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। अब पुलिस के सीनियर ऑफिसर इस्माइल को बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि जो भी तुमने हरकत की है उसके लिए तुम्हें माफीनामा देना होगा क्योंकि वो इंस्पेक्टर वहाँ पर अपना काम कर रहा था। और ये सुनकर इस्माइल समझ जाता है कि ये सब हाजी की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ हम दिल्ली में होम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि ऑफिसर से कह रहे होते हैं कि हाजी और पठान की वजह से मुंबई से हमारा कंट्रोल जा रहा है और अगर ये लोग इलेक्शन में भी खड़े हो जाते हैं तो खौफ की वजह से ये इलेक्शन भी जीत सकते हैं। होम मिनिस्टर ऑफिसर से कहते हैं कि जितने भी आदमी लगे इन लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए उतने आदमी लगाओ और इन्हें कंट्रोल में लेकर आओ। इसके बाद वो ऑफिसर एक स्पेशल टीम बनाता है जिसमें इस्माइल का भी सिलेक्शन होता है और इस्माइल माफीनामा लिखने की जगह उस टीम में सिलेक्ट हो जाता है। और वो ऑफिसर कहता है कि कोई भी सीनियर अथॉरिटी इस काम में आपको नहीं रोकेगी और उस स्पेशल टीम को इस्माइल लीड करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बटुआ चुराने के जुर्म में लोगों से पिटाई खा रहा होता है। तभी वहाँ पर दारा आता है और वो उस आदमी को लोगों से छोड़ने के लिए बोलता है। असल में दारा इस्माइल का बेटा होता है और यहाँ पर जो करीम है वो दारा का मामा है और इसीलिए दारा अपने मामा को छुड़ा लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दारा जब उस आदमी का बटुआ वापस कर रहा होता है तो उसने उस बटुए से पहले ही पैसे निकाल लिए थे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम इस्माइल और सकीना को देखते हैं और तभी वहाँ पर इस्माइल और सकीना के तीनों बच्चे अपने मामा के साथ आ जाते हैं। करीम सकीना को बताता है कि उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी है, लेकिन इस्माइल अच्छे से जानता है कि करीम ने जॉब नहीं छोड़ी बल्कि उसे जॉब से निकाला गया होगा। लेकिन इस्माइल उसे पैसे न दे करीम इस्माइल से कुछ पैसे मांगने की कोशिश करता है लेकिन इस्माइल उसे पैसे न देकर उसे वहाँ से भगा देता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि वो उन पैसों को अपने नशे में ही उड़ाएगा। दूसरी तरफ हाजी पठान से मिलने आता है और वो पठान को बताता है कि एक स्पेशल टीम तैयार की गई है जो हमारे माल पर नजर रखे हुए है और इसीलिए हमें भी उन पर नजर रखनी होगी ताकि हमारा माल पकड़ा न जा सके। दूसरी तरफ इस्माइल भी एक मिर्ची नाम के लड़के के पास जाता है। इस्माइल उस लड़के से हाजी और पठान के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और मिर्ची इस्माइल को बताता है कि हाजी और पठान का माल कहाँ पर आता है। अब इस्माइल फौरन ही उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हाजी का माल आता है और वो वहां पर बहुत देर तक छानबीन करता है लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और जो खबर मिर्ची ने दी थी वो पूरी तरह से गलत थी। और अब यहाँ पर ऑफिसर अरविंद से इस्माइल को बुरा भला सुनने को मिलता है। ऑफिसर अरविंद कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मिशन यहीं पर बंद हो जाएगा। ये सुनकर इस्माइल को बहुत गुस्सा आता है और वो मिर्ची को दोबारा से पकड़ता है और एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वो उसे बहुत मारता है। तभी मिर्ची ये बताता है कि नेवी ऑफिसर श्रीवास्तव को सब पता है। श्रीवास्तव वही ऑफिसर होता है जो इस्माइल को बोट की चेकिंग करने से रोक रहा होता है। इस्माइल श्रीवास्तव से पूछताछ करता है और उसको पीटता है। अब श्रीवास्तव इस्माइल को बताता है कि अगला माल कब आने वाला है। रात को जब इस्माइल अपने घर पर होता है तो दारा उससे इंग्लिश में बात करता है। ये देखकर इस्माइल और उसकी वाइफ बहुत खुश होते हैं। तभी दारा का बड़ा भाई सादिक अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे भी दारा वाले स्कूल में पढ़ना है, लेकिन इस्माइल अपने बेटे से कहता है कि
इंग्लिश मीडियम में क्या रखा है। लेकिन असल में इस्माइल की तनख्वाह बहुत कम थी और इस तनख्वाह में सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना बहुत मुश्किल था। अगले दिन दारा जब अपने स्कूल से वापस आता है तो उसकी माँ को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। तभी उसकी माँ कहती है कि पास की दुकान पर जाकर अपने पापा को कॉल करके यहाँ पर जल्दी बुलाओ। और वो पास की दुकान पर जाता है और वो दुकान और किसी की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जिसके बटुए से दारा ने पैसे निकाले थे और वो दारा को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। अब जैसे तैसे करके सकीना हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है और दारा अपनी छोटी बहन का नाम हबीबा रखता है। रात को जब इस्माइल अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है तभी उसके दरवाजे पर हाजी आता है और हाजी अपनी बैक स्टोरी इस्माइल को बताता है, जहाँ पर हाजी और गालिब को दिखाया जाता है वो एक साथ काम करते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गालिब को पुलिस पकड़ लेती है और हाजी 2 करोड़ का सोना छुपा कर बैठा होता है। वो गालिब की फैमिली की मदद भी करता था। फिर एक दिन अचानक गालिब जेल से छूट जाता है। हाजी उसे अपने अड्डे पर लेकर जाता है और तभी हम पुलिस के सायरन की आवाज सुनते हैं और गालिब हाजी को बताता है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, क्योंकि पुलिस वालों ने गालिब से कहा था कि अगर उसने मुंह नहीं खोला तो वो उसकी फैमिली को यतीम कर देंगे और इसीलिए उसे हाजी के बारे में और सोना किधर है सब कुछ बताना पड़ा। और ये सुनते ही हाजी अपने दोस्त गालिब को मार देता है और ये कहानी वो इस्माइल को सुना रहा होता है। अब हाजी इस्माइल से कहता है कि वफादारी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और अगर तुम मेरी साइड आ जाते हो तो तुम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तुम्हारे सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और तुम्हारी वाइफ की अलमारी में सोने के जेवर भरे हुए होंगे और तुम नई नई गाड़ियों में आते जाते रहोगे। लेकिन इस्माइल हाजी के इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान होता है और साथ ही सच्चा इंस्पेक्टर भी, और सच्चा मुसलमान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलता। हाजी वापस जाने के लिए जब नीचे आता है तो वो देखता है कि इस्माइल का बेटा दारा उसकी कार को बहुत गौर से देख रहा होता है और वो दारा से कहता है कि तुम एक दिन ये कार जरूर खरीदोगे। और ये सब इस्माइल अपनी बालकनी से देख रहा होता है। तभी सकीना का भाई करीम उसके घर पर आ जाता है और वो सकीना से पैसे मांगने लगता है और ये देखकर इस्माइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सकीना से कहता है कि मैंने तेरे भाई को एक केमिस्ट्री शॉप पर लगवाया था और ये वहाँ से कफ सिरप चुरा कर पीने लगा और इसी वजह से ये वहाँ से निकाला गया है और इसने मेरे बारे में भी अनाप शनाप बका है। तभी करीम इस्माइल से कहता है कि अभी हाजी साहब यहाँ पर आए थे और अब तुम हाजी साहब के साथ मिल गए हो, उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए। इस बात पर इस्माइल को गुस्सा आ जाता है और वो करीम को बहुत ज्यादा पीटता है। इस्माइल कहता है कि मेरी ईमानदारी कोई खरीद नहीं सकता। अब हम शराब के एक स्मगलर को देखते हैं जिसका शराब का बहुत बड़ा काम होता है। उसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होता है और लोग उसे अन्ना कहकर बुलाते हैं। अब हाजी और पठान उसके पास आते हैं और अपने सोने की स्मगलिंग करने के लिए उसका नेटवर्क यूज करने लगते हैं। तभी एक खबरी इस्माइल को फोन करके बताता है कि हाजी, पठान और अन्ना एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आप पीली टैक्सी की चेकिंग करना शुरू कर दो। और इस्माइल पीली टैक्सी की चेकिंग करना शुरू कर देता है पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब इस्माइल खबरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि असली खबर का पता निकाल कर जल्दी बताओ। अब सीन शिफ्ट होता है सादिक, दारा और उसके छोटे भाई पर जो स्कूल बंक करके क्रिकेट खेल रहे होते हैं। दारा सारे मैच जीत जाता है जो कि राशिद के अगेंस्ट खेलता था। एक्चुअली राशिद दारा की टीम के लिए ही मैच खेलता था और मैच जीत जाने पर राशिद और दारा आपस में पैसे बांट लिया करते थे। एक्चुअली दारा का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता था और वो हर एक सिचुएशन में अपना फायदा निकाल ही लिया करता था। उसी रात जब इस्माइल अपने कपड़े रखने के लिए अलमारी खोलता है तो वो दारा के कपड़े देखता है जो कि बहुत ज्यादा गंदे थे और वो सकीना से पूछता है तो सकीना कहती है कि बच्चे हैं, खेल रहे होंगे। सकीना इस्माइल को बताती है कि दारा आज कबाब लेकर आया है। इस्माइल पूछता है कि दारा के पास पैसे कहाँ से आए तो सकीना कहती है कि अपने बच्चों पर शक करना बंद करो और अपनी इन्वेस्टिगेशन घर में मत करो। अगले दिन इस्माइल दारा को रंगे हाथों क्रिकेट खेलते हुए पकड़ लेता है और वो दारा को बहुत मारता है। इसके बाद इस्माइल खबरी से जाकर मिलता है और वो उसको बताता है कि टैक्सी में जो एक्स्ट्रा टायर डिग्गी में पड़ा होता है आपको माल उधर ही मिलेगा। इस्माइल रेड करता है तो उसे माल वहाँ पर मिल जाता है और वो ड्राइवर को अपना इन्फॉर्मर बनने के लिए कहता है। इस्माइल ड्राइवर से कहता है कि अगर तुमने नेटवर्क का पता लगा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को जेल में डाल दूंगा। अगले दिन करीम हाजी के घर जाता है काम मांगने के लिए और वो अपने आप को इस्माइल का साला बताता है और वो इस्माइल को भला बुरा भी कहता है और हाजी करीम को अपने यहाँ पर काम पर रख लेता है। अगले दिन इस्माइल की बेटी हबीबा का हकीका मतलब मुस्लिम में न्यू बॉर्न बेबी की ब्लेसिंग के लिए हकीका फंक्शन होता है। दूसरी तरफ दूसरे 2 पुलिस ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज इस्माइल की बेटी का हकीका है और जैसे ही खबरी का फोन आएगा तो हम रेड मारकर इस्माइल को फोन कर देंगे और ऐसा ही होता है। इधर इस्माइल अपने घर पर मेहमानों का स्वागत कर रहा होता है और पुलिस स्टेशन में खबरी का फोन आता है और जब पुलिस रेड मारती है तो उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि इस्माइल का साला करीम होता है। कार में माल मिलते ही वो हाजी के आदमी को पकड़ लेते हैं और करीम भागने लगता है
और उसका पीछा इंस्पेक्टर मकबूल करता है। लेकिन करीम भागते भागते इस्माइल के घर पर जाता है और वहाँ जाकर इस्माइल से कहता है कि भाई जान मुझे बचा लो, हाजी के आदमी मुझे मार देंगे क्योंकि मैं सोने की तस्करी कर रहा था और वो माल पकड़ा गया। ये सुनकर इस्माइल को बहुत गुस्सा आता है और वो करीम को मारता है। इस्माइल कहता है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता और मैं तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। अब करीम अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि आपा मुझे इस बार बचा लो वरना हाजी मुझे जान से मार देगा। और करीम ये बोलते बोलते अपनी पैंट में पेशाब कर देता है और वो ये कहता है कि मैं ये शहर छोड़कर भी चला जाऊंगा। सकीना अपने भाई करीम की ये हालत देखकर इस्माइल से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और वो कहती है कि इस बार करीम को बचा लो, वो आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इस्माइल अपनी वर्दी के खिलाफ जाकर करीम को कुछ पैसे और एक ट्रेन का टिकट दे देता है और कहता है कि मुंबई शहर में कभी भी वापस मत आना। लेकिन करीम को ट्रेन में बिठाते हुए 3 कांस्टेबल इस्माइल को देख लेते हैं। तभी इस्माइल के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो इस्माइल से पूछता है कि क्या करीम यहाँ पर आया था? तो इस्माइल उनसे झूठ बोलकर उनसे मना कर देता है। तभी इस्माइल को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहाँ पर इंस्पेक्टर मकबूल की बॉडी पड़ी हुई होती है और इस्माइल को वहाँ पर ये पता चलता है कि करीम ने इंस्पेक्टर मकबूल को मुठभेड़ में गला काट कर मार दिया था और ये सुनकर इस्माइल शॉक्ड हो जाता है। इस्माइल करीम की इस हरकत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था और वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। इस्माइल मकबूल की वाइफ से माफी भी मांगता है लेकिन मकबूल की वाइफ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अब इस्माइल अपने घर जाता है और वो अपने आप को माफ नहीं कर पाता है। अब घर जाकर इस्माइल अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है और ये सब उसके बच्चे भी सुन रहे होते हैं। अगले दिन इस्माइल अपने सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर अरविंद के पास जाता है और वो अरविंद को सब कुछ बताता है। इस्माइल कहता है अगर मुझे करीम के बारे में पता होता तो मैं उसको वहीं पर मार देता। ऑफिसर अरविंद कहता है कि अब ये सब कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठ रही है, तुम्हारे खिलाफ इंस्पेक्टर बिलाल ने बयान दिया है और इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर इस्माइल को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम दारा को देखते हैं जो कि एक दुकान पर जाकर क्रीम रोल चोरी करता है और वो क्रीम रोल परी को देकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। परी कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में सोचकर बताऊंगी। इस्माइल की जॉब छूटने के बाद इसके पास कोई भी काम नहीं था और वो काम की तलाश में दर बदर भटक रहा था पर उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। इस्माइल का अपने बच्चों को भर पेट खाना खिलाना भी मुश्किल हो गया था। इसके बाद हाजी इस्माइल के पास आता है और वो फिर से इस्माइल को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है लेकिन इस्माइल फिर भी उसका ऑफर ठुकरा देता है और वो कहता है उसे हराम का पैसा नहीं चाहिए। रात को हाजी पठान को बताता है कि इस्माइल हमारे बहुत काम का है, इस्माइल ने हमारा जितना नुकसान किया है और अगर वो हमारे साथ मिल जाता है तो हमारा फायदा दुगना हो जाएगा क्योंकि इस्माइल एक पुलिस वाला है और उसे हर तरह से पता है कि पुलिस किस तरह से काम करती है, किस तरह से रेड डालती है और वो हमारा दुगना फायदा करा सकता है। दूसरी तरफ हम दारा के स्कूल में देखते हैं कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसकी कई महीनों की फीस जमा नहीं हुई थी। काम के लिए इस्माइल दर बदर भटक रहा था और इसके चलते सकीना को भी अपने गहने बेचने पड़ते हैं। ईद भी आने वाली थी और घर में पैसे न होने की वजह से दारा बकरे चुरा कर ले आता है। इस बात का पता इस्माइल को चलता है तो वो दारा को बहुत मारता है। अब इतनी ज्यादा मार खाने के बाद दारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बकरे वाले के घर जाकर बकरे का सर काट कर रख देता है। अगले दिन ईद होती है और ईद की नमाज के बाद जब इस्माइल अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि हाजी ने करीम को पकड़ लिया है और इस्माइल को अपने घर बुलाया है और हाजी इस्माइल को करीम के सामने मार देता है और कहता है कि अगर इसने गवाही दे दी होती तो हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो गया होता और इसके साथ तू भी इसके काम में शामिल है। अब तू एक सच्चा मुसलमान नहीं रहा और अब तो तेरे पास कोई काम भी नहीं रहा, तेरे बच्चे भूखे पेट सोते हैं और अगर तू मर जाएगा तो तेरी बीवी रास्ते में खुद को बेचेगी और तेरे बच्चे भीख मांगेंगे। और अब तू खुद सोच ले तू किस साइड में जाना चाहता है क्योंकि ईमान तो तू पहले ही बेच चुका है करीम को ट्रेन में बिठाकर। और अब इस्माइल भी हाजी से जुड़ जाता है क्योंकि मजबूरी इंसान से क्या नहीं करा लेती। और अब इस्माइल करीम की लाश को ठिकाने लगाता है और हाजी के साथ मिलकर काम करने लगता है। अब हमें 1971 का दौर दिखाया जाता है जब इमरजेंसी लागू हुई थी। पूरे भारत में सब कुछ मंदा था लेकिन हाजी का काम जोरों शोरों पर था। तभी इस शहर में एक इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम मलिक होता है और उसको ये ऑर्डर था कि वो लोकल गैंगस्टर को अरेस्ट करे और इंस्पेक्टर मलिक आते ही हाजी, अन्ना और पठान को जेल में डाल देता है। अब टाइम कुछ साल आगे जाता है जहाँ पर दारा और उसके भाई बहन बड़े हो जाते हैं और वो एक सड़क छाप गुंडे बनते हैं। वसूली करना और किसी को भी धमकाकर पैसे लेना उनका रोज का काम था। अब हम देखते हैं कि इस्माइल के पास एक मौलाना साहब आए हैं जो कि हबीबा का रिश्ता लेकर आए हैं और वो मस्जिद के लिए दारा से चंदा इकट्ठा करने के लिए भी कहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस्माइल दारा को पसंद नहीं करता और उन दोनों की कभी भी नहीं बनती क्योंकि इस्माइल चाहता था कि दारा एक सीधा साधा पुलिस ऑफिसर बने। अगले दिन हम देखते हैं कि दारा सभी से मस्जिद के लिए चंदा मांगना शुरू कर देता है। कुछ लोग उसे चंदा आराम से दे देते हैं और कुछ लोग मना कर देते हैं
लेकिन दारा उनसे जबरदस्ती चंदा ले रहा था। अब अगले दिन पठान के गुंडे हफ्ता मांगने के लिए आते हैं तो दुकानदार उसे बताते हैं कि दारा कल हमसे हफ्ता वसूली करके गया है और पठान के गुंडे तो पहले से ही दारा को ढूंढ रहे थे। एक्चुअली पठान के न होने पर उसका छोटा भाई दिलावर उसका धंधा संभाल रहा था। फिर हम हबीबा को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है और वो उस लड़के को धमका रही होती है जिसका रिश्ता उसके लिए मौलाना साहब लेकर आए थे। दूसरी तरफ जब दिलावर को पता चलता है कि दारा इस्माइल का बेटा है तो वो इस्माइल के पास आकर कहता है अपने बेटे को समझा कर रखना वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और जब ये बात दारा को पता चलती है कि दिलावर ने उसके बाप की बेइज्जती की है तो दारा अपने दोस्तों के साथ दिलावर के अड्डे पर जाकर सबको बहुत मारता है और उसके अखाड़े को आग लगा देता है। आग को देखकर इस्माइल कहता है कि ये दोजख की आग है जो कि हम सबको जला देगी। अब हम देखते हैं कि हाजी, अन्ना और पठान जेल से रिहा हो जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि अखाड़े में आग लगाने वाला दारा है तो वो इस्माइल को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि दारा से माफी मंगवाओ और तुम हमारे पुराने वफादार आदमी हो इसीलिए हम दारा को एक मौका जरूर देंगे वरना आज वो कफन में लेटा हुआ होता। इस्माइल अब दारा को ये बात जाकर बताता है और दारा दिमाग का बहुत ज्यादा तेज होता है और वो उनकी बात को मान लेता है। अगले दिन दारा हाजी के पास जाता है और उससे हाथ मिला लेता है। हाजी दारा से कहता है कि आज से तुम हमारे लिए काम करोगे और वो इस्माइल की छुट्टी कर देता है। दारा हाजी के साथ मिलकर अब बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। हाजी का धंधा अब बहुत बड़ा हो रहा होता है। दारा खूब पैसा छाप रहा था लेकिन दिलावर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपने भाई पठान से कहता है कि जिसने हमारा अखाड़ा जलाया है हाजी ने उसे ही अपने साथ काम पर लगा लिया है। इस बात पर पठान अपने भाई से सब्र करने को बोलता है और कहता है कि मौका हमें भी जरूर मिलेगा। इसके बाद हम राशिद को देखते हैं जो कि दारा के घर पर आता है और उसे बताता है कि उसका निकाह होने वाला है, जिसे सुनकर दारा और उसका परिवार बहुत खुश होता है। राशिद दारा से कहता है कि तूने मुझे अपने काम में कभी भी नहीं लिया और तू पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज था और आज मैं एक न्यूज़पेपर की कंपनी में काम कर रहा हूँ और अगर मैं एक न्यूज छाप दूं तो तू इस शहर का राजा बन सकता है। दारा कहता है कि अभी तू अपनी शादी पर ध्यान दे, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। अगले दिन दिलावर अब्दुल्ला और दारा को खरी खोटी सुनाता है कि वो अच्छे से वसूली नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल्ला और दारा एक साथ काम करने की वजह से अच्छे दोस्त बन गए थे। अगले दिन हम दारा के भाई को देखते हैं जिसने दिलावर से झगड़ा मोल ले लिया था। उसने दिलावर के माल में कुछ घपला कर दिया था। तभी दारा अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और एक बिल्डर से जो उसने पैसे लिए थे उनके सामने रख देता है। और जब ये बात हाजी और उसके लोगों को पता चलती है तो वो अब्दुल्ला से दारा को पिटवाते हैं। अब्दुल्ला उसको मारना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे मजबूरी में ये करना पड़ता है। इसके बाद दारा उन सबके अगेंस्ट हो जाता है और वो अपने भाइयों के साथ मिलकर एक नया गैंग बनाता है। अब दारा अपने दोस्त राशिद को बुलाकर ये खबर न्यूज़पेपर में छपवा देता है कि मुंबई का नया डॉन आ चुका है और ये खबर देखते ही हाजी और पठान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हाजी दारा को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाता है लेकिन पठान अपने भाई और अपने साथियों से उसको मारने के लिए कहता है। पठान अपने 2 शूटर्स को बुलाता है और वो अब्दुल्ला से दारा को धोखे से बुलाने के लिए कहता है और वो कहता है कि दारा को पता न चले कि हम उसे मारना चाहते हैं। तभी पठान का भाई दिलावर अपने भाई से कहता है क्या भाई हम अब्दुल्ला पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि अब्दुल्ला तो दारा का दोस्त है। तो पठान कहता है कि अब्दुल्ला अगर दारा को मारता है तो ठीक है और अगर वो नहीं मारता तो दारा के साथ अब्दुल्ला को भी मार देना। अब प्लान के अकॉर्डिंग अब्दुल्ला दारा को लेने जाता है और वहाँ पर दारा के ऊपर बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं और अब्दुल्ला दारा के ऊपर हमला नहीं कर पाता और ये देखकर वो लोग अब्दुल्ला के ऊपर भी हमला कर देते हैं और अब दारा और अब्दुल्ला दोनों मिलकर उन सब लोगों को मार देते हैं और अब अब्दुल्ला दारा की गैंग में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ हाजी पठान पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें दारा को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था और अब तो अब्दुल्ला भी दारा के साथ हो गया है। अब्दुल्ला हमारे साथ कितने सालों से काम कर रहा था, वो गैंग के बारे में सब कुछ दारा को बता देगा। दूसरी तरफ हम राशिद को देखते हैं जिसकी शादी हो रही होती है। रात को राशिद जब अपनी वाइफ के साथ होता है तो पठान अपने 2 लोगों को राशिद के घर पर भेजता है क्योंकि राशिद ने वो न्यूज अपने न्यूज़पेपर में छापी थी। अब पठान के गुंडे राशिद के घर जाते हैं और राशिद को चाकू से गोद गोद कर मार देते हैं और राशिद की वाइफ का रेप कर देते हैं और वो लोग उन दोनों की लाशों को तालाब के पास फेंक देते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि राशिद अभी मरा नहीं है, उसकी सांसें चल रही हैं। दारा राशिद को हॉस्पिटल में देखने के लिए आता है। राशिद दारा का बचपन का दोस्त था और वो दारा के सामने ही अपना दम तोड़ता है। दारा राशिद की वाइफ नसरीन को देखता है तो उसे भी पठान के गुंडों ने बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा था। तभी इस्माइल दारा से कहता है कि ये सब खून खराबा रोक दो वरना और ज्यादा तबाही फैलेगी। लेकिन पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। दारा अब जगह जगह कत्ले आम मचा देता है और उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। और तरफ हम इंस्पेक्टर मलिक को देखते हैं जो कि अपने सीनियर ऑफिसर से कह रहा होता है कि मैं यही चाहता था कि दारा और हाजी की गैंग आपस में ही लड़कर मर जाएं। दारा के सर पर खून सवार है और वो अभी नया उभरा है और यही जोश इसका हाजी और पठान को खत्म कर देगा। और इस काम में इंस्पेक्टर मलिक भी दारा की मदद कर रहा था। वो हाजी के हर
एक अड्डे पर छापा मारता है और पठान की हर एक इन्फॉर्मेशन दारा को देता है। इंस्पेक्टर मलिक दारा से मिलता है और वो उससे कहता है तुम्हारा मकसद हाजी और पठान को खत्म करना ही होना चाहिए और मैं तुम्हें पठान के भाई की लोकेशन दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे उसकी लाश चाहिए। अब क्या था, दारा फौरन ही उस लोकेशन पर जाता है और पठान के भाइयों को जान से मार देता है। अब ये सब देखकर हाजी भी समझ जाता है कि बिजनेस का नहीं बल्कि जानों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाजी इस सब को रोकने के लिए इस्माइल को बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुम दारा को समझाओ, हम सब भूल जाएंगे और समझौता कर लेंगे। इस्माइल दारा के पास आता है और उससे कहता है कि बेटा हाजी से जाकर माफी मांग लो और वो हमें माफ कर देंगे और वो तुमसे समझौता भी कर लेंगे। दारा इस्माइल की बात मान लेता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दारा हाजी के घर तो जाता है पर वो माफी नहीं मांगता बल्कि उनके सामने एक और प्रपोजल रख देता है। दारा कहता है कि मुंबई के 4 हिस्से होंगे और एक हिस्सा मेरी तरफ आएगा। पठान और अन्ना इस बात पर मना कर देते हैं, लेकिन हाजी इस बात को जानता था कि अगर दारा की बात नहीं मानी तो वो पूरा मुंबई अपने कब्जे में ले लेगा। और इस्माइल एक तरफ कोने में ये सब खड़ा हुआ देख रहा होता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि मैं इसे समझौता करने के लिए लाया था और आज वो एक गैंगस्टर बन चुका है। अब दारा अपने हिस्से की मुंबई संभाल रहा था और सोने की स्मगलिंग करके खूब पैसा छाप रहा था। कुछ दिन बाद दारा के छोटे भाई की शादी होती है और घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन इस्माइल इस चीज से खुश नहीं था क्योंकि हराम के पैसे से शादी होना इस्माइल को गवारा नहीं था। दूसरी तरफ दारा भी अपनी शादी के बारे में सोचता है और वो परी को जाकर प्रपोज करता है। परी मान भी जाती है। इधर इस्माइल सकीना से कहता है कि वो हराम की कमाई से बने हुए घर में नहीं रह सकता और वो पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में शिफ्ट हो जाता है। सकीना उसे समझाती है तुम्हें अपने बेटे की शादी में शरीक होना चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम अपने बच्चों से भी दूर हो जाओगे। इस्माइल अपने बेटे की शादी में शरीक तो होता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। उस शादी में हाजी, पठान और अन्ना भी आते हैं बधाई देने के लिए। दारा हाजी के साथ आए हुए 2 मेहमान जो कि शेख हैं उनको नोटिस करता है। दारा अब्दुल्ला से पूछता है क्या हम भी विदेश में काम कर सकते हैं, क्योंकि हिस्सा तो मुंबई का हुआ है और जैसे हाजी विदेश से माल लेकर बेचता है क्या हम भी बेच सकते हैं। इस बात पर अब्दुल्ला कहता है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों दुबई जाते हैं और शेख से मिलते हैं और उनको हाजी से भी डबल पैसे ऑफर करते हैं और अब उन लोगों को भी काम मिल जाता है और वो जोरों शोरों से सोने की स्मगलिंग शुरू कर देते हैं। दारा के तेज दिमाग की वजह से सोने की स्मगलिंग अब अलग अलग तरीकों से की जा रही थी और दारा का घर, कपड़े और मकान सब बदलता जा रहा था। लेकिन पठान को अब दारा से जलन होने लगी थी और वो सोचता है कि अगर हम दारा को खुद नहीं मार सकते तो हम किसी से मरवा तो सकते हैं। पठान एक सीरियल किलर को हायर करता है और वो उससे कहता है कि दारा की फैमिली को इस तरह से मारे कि एक छोटा बच्चा भी ना बचे। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि दारा का बड़ा भाई सादिक का चक्कर एक वेश्या से चल रहा होता है और ये बात उसकी पत्नी हबीबा को बताती है। हबीबा इस बारे में दारा से बात करती है, लेकिन दारा जब अपने बड़े भाई सादिक के पास जाता है तो वो उससे बात नहीं कर पाता और अब दारा इस्माइल के पास जाता है और इस्माइल से कहता है सादिक से बात करने के लिए, लेकिन इस्माइल उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है और अपने मामलों में मुझे मत घसीटो। सादिक की पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो दारा सादिक को कहता है कि अब्दुल्ला और मैं बाहर का काम संभाल लेंगे और तुम यही का काम संभालो। दूसरी तरफ परी अपने पापा से कहती है दारा से शादी करने के लिए, तो उसके पापा परी की शादी एक गैंगस्टर से कराने के लिए मना कर देते हैं और जब परी इस बात के लिए मना करती है तो उसके पापा उसको एक थप्पड़ भी लगा देते हैं और तभी वहाँ पर दारा आ जाता है और परी को थप्पड़ लगता देख दारा उसके पापा का गला पकड़ लेता है। ये देखकर परी बहुत गुस्सा हो जाती है और दारा को वहाँ से भगा देती है। इधर अब्दुल्ला के नेटवर्क को पता चलता है कि दारा की पूरी फैमिली को जान का खतरा है, तो अब्दुल्ला ने पूरी फैमिली की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और हबीबा को एक गन भी दे दी थी। दूसरी तरफ सादिक अपनी बीवी से झगड़ा कर उस वेश्या के पास जाता है, लेकिन उस शार्प शूटर ने वहाँ पर भी अपनी सेटिंग बिठाई होती है। अब वो शूटर दारा के घर पर हमला करते हैं पर वहाँ पर कैसे भी करके सब बच जाते हैं और जब वो इस्माइल की झोपड़ी पर हमला करते हैं तो वहाँ पर हबीबा उन्हें बचा लेती है। अब हम सादिक को देखते हैं जो उस वेश्या के साथ बाहर घूमने जाता है और वो उससे कहता है कि वो उससे शादी करेगा और तभी वहाँ पर वो शूटर आ जाता है और वो उन दोनों को बेरहमी से मार देता है। अब घर में गम का माहौल होता है और दारा सादिक की लाश को दफना देता है, लेकिन उसके ऊपर अब खून सवार था। इस्माइल दारा को समझाता है कि आज तो एक बेटा गया है और एक एक करके हम सब इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस्माइल दारा से कहता है कि अगर सकीना और मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं खुद तुझे अपने हाथों से मार दूंगा, लेकिन दारा पर किसी बात का असर नहीं होता। वो धीरे धीरे बदलने लगा था, उसके अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही थी और उसे सिर्फ अपनी जीत से ही मतलब था। दारा को हाजी का फोन आता है और वो दारा को बताता है कि पठान ने शार्प शूटर को भेजा था तेरे भाई को मारने के लिए और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दारा इंस्पेक्टर मलिक से हेल्प मांगता है उस शूटर को मारने के लिए और मलिक उसे मना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो जब दारा के साथ मिलकर काम कर रहा था तो उसी की पैसों पर मजे मार रहा था। इसके बाद मलिक उस शूटर का पता निकालता है और
दारा और मलिक दोनों मिलकर उस शूटर को मार देते हैं। इसके बाद पठान अपने सभी लोगों को अंडरग्राउंड कर देता है, क्योंकि पठान कहीं न कहीं समझ चुका था कि अगर वो बाहर रहा तो दारा उसे भी मार देगा। दूसरी तरफ मलिक के सीनियर ऑफिसर मलिक को फोन करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कौन कौन दारा के साथ इस डिपार्टमेंट में मिला हुआ है, और अगर मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठी तो मैं तुम्हारा नाम जरूर लूंगा। सीनियर ऑफिसर मलिक से कहते हैं कि अब अगर एक भी एनकाउंटर हुआ तो तुम लंबा फंसोगे। अब दारा अकेले ही पठान के आदमियों को मारता है और दारा आखिर में अन्ना को भी मार देता है। पठान के भांजे रईस को पुलिस पकड़ लेती है और पठान अपने दूसरे भांजे को गुजरात भेज देता है। इधर मलिक के हाथ बंधे हुए थे और वो चाहकर भी दारा की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे रईस के साथ कोर्ट में पेशी करनी होगी। अब दारा अपनी गैंग में एक शार्प शूटर को हायर करता है जिसका नाम राजन होता है। वो राजन को बताता है कि तुम्हें रईस को कोर्ट के अंदर ही मारना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी नहीं होती। और अब राजन रात को शूट करने का प्लान बनाता है और दूसरी तरफ मलिक इस्माइल से मिलने आता है और वो इस्माइल से एक हेल्प मांगता है। वो कहता है कि कैसे भी करके रईस को सजा दिलाएं और कोशिश करें कि दारा रईस को ना मार पाए, क्योंकि अगर दारा ने रईस को मारा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इस पर इस्माइल मलिक से कहता है कि तुम खुद को देखो, तुम एक इंस्पेक्टर हो और मैं भी कभी एक ईमानदार इंस्पेक्टर हुआ करता था, लेकिन मेरी एक गलती ने मुझे ईमानदार नहीं रहने दिया और दारा तुम्हारी और मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। और अगर तुमने रईस को सजा दिलाई तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने अपनी वर्दी के साथ ईमानदारी की है। फिर हम देखते हैं राजन को, जो पूरी रात कोर्ट में एक टॉयलेट में रुका है और वो वहीं पर खाना खाता है और वहीं पर सो जाता है और अगली सुबह वकील की ड्रेस पहनकर उस टॉयलेट से बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस रईस को लेकर आ रही है और तभी राजन उस पर गोली चला देता है। रईस जैसे तैसे करके वहाँ से भागता है, लेकिन राजन के हाथों से रईस नहीं बच पाता और वो उसको अपने गन पॉइंट पर लेकर मार देता है। राजन उसको मार कर वहाँ से निकल भी जाता है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। इस बात पर दारा राजन को शाबाशी भी देता है। अब हम देखते हैं कि सकीना की तबीयत खराब है और दारा को विदेश भी जाना है और वो अपनी माँ की देखरेख के लिए अपने छोटे भाई को कहता है और सिक्योरिटी टाइट रखने को बोलता है। अब ये बात पठान को पता चल जाती है और वो हॉस्पिटल पर हमला करवा देता है, लेकिन कोई नहीं मारा जाता, सब जख्मी हो जाते हैं। और जब ये बात दारा को पता लगती है तो दारा फौरन इंडिया वापस आ जाता है और वो जब अपने भाई से मिलता है तो सोचता है कि अब सब कुछ जड़ से खत्म करना होगा। और अब दारा, अब्दुल्ला और राजन तीनों मिलकर पठान के घर जाकर पठान को मार देते हैं। इसके बाद पूरे शहर में नाकाबंदी लगने वाली थी और मलिक से ये कहा जाता है कि किसी भी कीमत पर दारा को अरेस्ट करो या फिर उसका एनकाउंटर कर दो। और ये बात दारा को पहले से ही पता चल जाती है। तभी दारा अपने सभी भाई बहनों से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो अपने अब्बू से भी कहता है कि आप भी हमारे साथ दुबई चलें, हम वहाँ पर सेफ रहेंगे। लेकिन इस्माइल उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि अगर मुझसे जबरदस्ती की तो एक लाश तुम्हारी बिछी होगी। अब सकीना इस्माइल के साथ रुक जाती है। तभी हबीबा कहती है कि भाई अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और मैं यहाँ पर रुकूंगी, क्योंकि माँ बाबा को देखने के लिए भी तो कोई यहाँ पर होना चाहिए। दारा और उसके भाई वहाँ से निकल जाते हैं और हबीबा उस चेयर पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर मलिक आता है और वो हबीबा से पूछता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। तभी हबीबा मलिक से बोलती है कि भाई के जाने के बाद मुंबई को कौन संभालेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और ये सब इस्माइल दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है और वो ये देखकर सुन पड़ जाता है। फिर हम कुछ समय बाद गुजरात में देखते हैं, जहाँ पर पठ का भांजा रईस मारा जाता है। दारा भले ही मुंबई में था, लेकिन मुंबई में हबीबा उसका पूरा नेटवर्क संभाल रही थी और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है।